ऑल माय सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकतम फॉर सीएमए। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस एक चीज याद रखना, आपके एग्जाम्स बहुत क्लोज बाय हैं। हारना नहीं है, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना है। और इसके लिए हम सारे फैकल्टी एट इकतम फॉर सीएमए भी आपके सपोर्ट के लिए आए और हम कंटिन्यूअस रिविजन ले रहे हैं। चलो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का फटाफट रिविजन लूंगी आपके साथ। और इस रिवीजन में हम क्या क्या कवर करेंगे, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स एंड पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं, पिछले अटेम्प्ट में जो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा के लूंगी। एंड एज सेड, मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर अप करवा दिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि इट वाज रियली हेल्पफुल। मैं चाहूंगी अगर किसी बच्चे का मिस हुआ है, प्लीज उसको जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए एग्जाम से पहले। आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूं वो है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आई नो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि मैम इस चैप्टर में प्रॉब्लम इस चैप्टर में है नहीं। प्रॉब्लम है कि जब उसका एक बड़ा लेंदी सम आता है विद एडजस्टमेंट, तब हमसे वो सम नहीं हो पाता। अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। बचपन से यही तो किया है। एक कॉमर्स के बच्चे को वो तो आता ही आता है। फॉर्मेट हम बना लेते हैं, हमें पता होता है परचेज यहां जाएगा, सेल्स यहां जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, हमें सब पता है। डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे पीएनएल में जाते हैं, असेट बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा, ये सब हम कर लेते हैं। प्रॉब्लम वहां आई नहीं। अग्रीड, प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट के पार्ट में। आई नो तुम्हारा एडजस्टमेंट एंट्रीज में ही प्रॉब्लम है। मैंने बच्चों क्या प्लान किया है, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज अभी तक आपके सारे सम्स में देखने को मिला है, मैंने उन सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को यहां पर समराइज कर लिया। इसकी जर्नल एंट्री नहीं सीखनी भाई, अब नहीं सीखनी, एंड जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखने को नहीं आता, आपको उसका ट्रीटमेंट दिखाने को आता है। तो सिंस इट इज एन एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट रिविजन, यहां पर मैं जर्नल एंट्री डिस्कस सिर्फ बताऊंगी कि ये जर्नल एंट्री होती है। जो रिकॉल कर पाएंगे वेरी गुड, एंड आई नो कौन रिकॉल कर सकेगा, जिन्होंने भी पूरा रेगुलर बैच किया। आई नो जिन्होंने भी मेरा पूरा रेगुलर बैच किया है वो रिकॉल कर लेंगे। बट छोड़ दो बेटा, अब पुराना क्या हो गया उसके बारे में सोचना ही है। हमारा टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, और मैं सारे बच्चों पे फोकस करना चाहती हूँ, चाहे रेगुलर बैच किया है या नहीं किया। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं हर जो एडजस्टमेंट में पॉसिबल एंट्रीज आ सकती है, उसका क्या ट्रीटमेंट आपको दिखाना है वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आपको एक केस दिखाऊंगी कि मैं कैसे करने वाली हूं। मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ लिख लो रफ में, एटलीस्ट उतना भी कर लोगे ना बच्चा, तो बिना दिमाग लगाए एग्जाम में अगर वो एडजस्टमेंट में आया, तो अगर 7-8 एडजस्टमेंट्स भी आते हैं ना, तो आई इंश्योर यू आप 6 एडजस्टमेंट्स तो सही कर लोगे। बच्चे वो 2 एडजस्टमेंट्स जो वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना पड़ता है कि इतने परसेंटेज पे इतना, इतने पे इतना, वो तो गाइज विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस आता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अब हम फटाफट अपना बैच स्टार्ट करते हैं। सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज का हम रिविजन करते हैं। क्विकली एवरीवन विथ मी। चलो, सब रेडी हैं? यस मैम। मैम ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो किधर मिलेगा? अगर आपको उसका रिवीजन देखना है, इकतम फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां आपको दिख जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में देखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट मिनट रिवीजन शेड्यूल ऐसा प्लेलिस्ट डला हुआ है, आपको वहां पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आ जाते हैं बेटा एडजस्टमेंट्स। कैसे आपको इन एडजस्टमेंट्स को दिखाना है अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए। सबसे पहला, एक बार स्क्रीन क्लियर है? यस, वॉइस क्लियर है। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैं कैसे करूंगी, मैं आपको 3 फॉर्मेट बना के दूंगी। एक लेजर जिसको मैं लिख दूंगी ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे का नाम रख देंगे हम पीएनएल अकाउंट। ऑब्वियसली आप कंबाइन बनाते हो, बट मैं इंटेंशनली अलग अलग कर रही हूं ताकि मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगी कौन से आइटम को किधर लेके जाना है। एंड ये रही मेरी बैलेंस शीट। याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। क्या? इट इज बाय नेचर असेट्स, एंड असेट हमेशा कहां जाता है? बैलेंस शीट में। तो एक चीज बच्चों अपने जहन में डाल लो, अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको मिले, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, डेप्रिसिएशन, सैलरी, आई एम टेलिंग यू any account inside the trial balance in the format of trial balance has to be treated as per the nature। मतलब अगर वो एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा, अगर वो इनकम है तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाएगा, अगर वो असेट है
बैलेंस शीट में जाएगा, अगर वो लायबिलिटी है बैलेंस शीट में जाएगा, दैट्स इट। एक ही जगह जाएगा, तीनों में से किसी एक घर में उसको डालना अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है, आपको कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग, जो भी आपको लगता है बेटा, एनीथिंग के किसी भी नाम से वो आ रहा है, उसका नेचर या तो असेट होगा या लायबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम। इंश्योर ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में या बैलेंस शीट में, या बोलियो या तीनों में से कहीं एक जगह जाएगा। ट्राई करें क्या? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक बाय नेचर क्या होता है? असेट, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो बाय नेचर क्या होता है? लायबिलिटी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस बाय नेचर क्या होता है? असेट, बैलेंस शीट के असेट साइड। एडवांस इनकम क्या होता है? लायबिलिटी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस, पीएनएल के साइड। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस, पीएनएल के साइड। परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंस, ट्रेडिंग में। सेल्स क्या होता है? इनकम, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो बेसिकली एक चीज याद रखना, मैं उस पार्ट को टच नहीं कर रही हूं, उसका वन लाइनर रूल याद रखना, एनी आइटम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस विल हैव वन नेचर एंड दैट नेचर कैन बी असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। एंड इन चारों के नेचर में से कोई एक नेचर का वो होगा, तो जिस नेचर का होगा उसके हिसाब से सोचना वो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में या बैलेंस शीट में। और एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज जाते हैं, ट्रेडिंग में डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएनएल में एवरीथिंग अदर देन डायरेक्ट कम्स इन पीएनएल। बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। तो चलो अब हम आ जाते हैं मेन एडजस्टमेंट पार्ट पे। जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक मिले ना बेटा, याद रखना आई एम डिस्कसिंग एडजस्टमेंट्स। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में मिले तो उस क्लोजिंग स्टॉक को लिख देना ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस इतनी सी बात याद रखो। और बैलेंस शीट के असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। हर एडजस्टमेंट का दो इंपैक्ट होता है, एक इंपैक्ट ट्रेडिंग या पीएनएल या बैलेंस शीट, या दोनों बैलेंस शीट, क्या होगा वो एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट वैरी करेगा। इसलिए मैं आपको ये नहीं याद करा सकती कि एक इंपैक्ट ट्रेडिंग में जाएगा तो दूसरा बैलेंस शीट में, एक पीएनएल में जाएगा तो दूसरा बैलेंस शीट में, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन क्या एडजस्टमेंट है। बट हाँ, दो जगह उसका इंपैक्ट जाना फॉर श्योर है, या तो ट्रेडिंग या पीएनएल या बैलेंस शीट, या दोनों का कॉम्बिनेशन, दो जगह तो जाएगा। और वो दोनों कॉम्बिनेशन क्या होंगे डिपेंड करेगा। एम आई क्लियर? तो बैलेंस शीट का ये असेट साइड है और बच्चा ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है एवरीवन यस। अब आ जाते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट में। तो फटाफट याद हो गया क्या? मेरे साथ याद करो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट साइड। फिनिश। इसकी जर्नल एंट्री मत सीखो, एग्जाम में वो नहीं मांगेंगे, वो बड़े सम्स में सिर्फ वो क्वेश्चन में पार्ट होगा। देन वी हैव गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, इसका मतलब एंट्री करना रह गई, तो यहां पर लिखेंगे गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। याद रखना पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, मतलब ओनर ने अपने लिए गुड्स को निकाला। जब भी गुड्स बिजनेस से निकलता है फॉर पर्सनल यूज, तो याद रखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्या मैं लिख दूं? इसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? पीएनएल। एंड इसको क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? बैलेंस शीट। तो whenever there is a goods withdrawn for personal use, तो याद रखना इससे ड्राइंग्स बढ़ता है, ड्राइंग्स बढ़ता है। और ड्राइंग्स को आप हमेशा कहाँ लिखते हो? कैपिटल से कम करते हैं, कैपिटल से कम करते हैं। इसका मतलब ड्राइंग्स बढ़ रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। तो आपकी मर्जी, कैपिटल में माइनस ड्राइंग लिख सकते हैं, बट ड्राइंग का अमाउंट बढ़ाते जाना। पहले से अगर ड्राइंग 5,000 है तो गुड्स विथड्रॉन से और बढ़ा लेना जो भी अमाउंट दिया होगा। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट, हम अपने परचेज को क्या करते हैं? लेस, परचेजेस को कम कर देते हैं। परचेजेस जो भी रहेगा, चलो अच्छे से लिख देती हूँ, जो भी आपके पास परचेजेस आ रहा होगा उससे प्लीज इसको कर देना लेस। पर्सनल यूज वाला विथड्रॉ, पर्सनल यूज वाला विथड्रॉ प्लीज यहां से कम कर देना। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट ये है, दिस एंड दिस इज द ट्रीटमेंट। आपके ड्राइंग्स को बढ़ाना होता है एंड ड्राइंग्स कैपिटल से कम होता है। एंड सेकेंड इम्पैक्ट, आपको अपनी परचेज को कम करना पड़ता है। तो अगर मैं इम्पैक्ट की बात बोलूं, अगर मैं यहां लिख देती हूं
परचेजेस को लेस कर देना और ड्रॉइंग्स को इंक्रीज कर देना, और कहां से फिर रिड्यूस कर देना, कैपिटल से इस अमाउंट को क्या करते हैं, माइनस। ये याद रखना, बिकॉज आपका ड्रॉइंग जब से जैसे बढ़ेगा कैपिटल अपने आप आपका कम होता जाएगा। यस और नो? तो दिस वाज गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलो एक बार बताओ तो, क्लोजिंग स्टॉक कितना जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, परचेज को हम कम कर देंगे और हम अपने ड्रॉइंग्स को बढ़ा देंगे, या परचेज को कम कर दो, कैपिटल को कम कर दो। सिंपल सिंपल, अगर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो। नेक्स्ट, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हमने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। इट कैन बी गुड्स फॉर मार्केटिंग, गुड्स फॉर एडवर्टीजमेंट, आपको जो करना है कर दो, गुड्स फॉर फ्री सैंपल्स। करेक्ट? तो याद रखना, हमें 2-3 अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग, पीएनएल और एक स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज आवर ट्रेडिंग, दिस इज आवर पीएनएल, दिस इज आवर बैलेंस शीट। फिर से बताओ इसका क्या होगा? वेरी गुड मैम, ये जब भी आप गुड्स विड्रॉ करते हो हर टाइम उससे हमारा क्या कम होता है, परचेजेस। तो याद रखना, यहां पर आपका गुड्स विड्रॉन का ट्रीटमेंट है। सिंपल चीज याद रखना, जब भी गुड्स विड्रॉ होता है किसी भी रीजन से, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, फ्री सैंपल, ओनर निकाल के जाता है, चोर चोरी करके लेके चला जाता है, हमेशा परचेज कम होता है, हमेशा परचेज कम होता है, ये याद रखो। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट, आपने गुड्स को निकाला है एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग इनडायरेक्टली प्रमोट हो रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये कहां जाएंगे, पीएनएल में। तो यहां आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट या टू फ्री सैंपल्स, आपको जो करना है कर लो। तो इम्पैक्ट अगर मैं बताऊं, आप अपने ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो, परचेजेस को कम कर रहे हो, और पीएनएल में आप अपने एडवर्टीजमेंट के खर्चे को इंक्रीज कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट बढ़ रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, गुड्स कम हो रहा है। सिंपल चीज है, मेरे एडवर्टीजमेंट से खर्चा बढ़ रहा है बट दुकान की चीजें कम होती जा रही है, तो परचेज को कर दो कम, एडवर्टीजमेंट को कर दो इंक्रीज। जिस तरीके से जब आपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया, पर्सनल पर्पस के लिए आपने गुड्स निकाला, तो गुड्स कम हो रहे हैं और बदले में ड्राइंग्स बढ़ रहा है। यहां पर मार्केटिंग के लिए गुड्स कम हो रहा है, तो गुड्स कम हो रहे हैं, बदले में एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ रहा है। बस सिंपल याद रखना। अगर मैं अभी तक जो भी बोला उसको कंक्लूड करूं, whenever there is a goods withdrawn, reduce your purchase and check the other reason. मार्केटिंग के लिए, फ्री सैंपल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही है, तो पीएनएल का खर्चा। अदरवाइज ओनर लेके गया तो ड्रॉइंग्स, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर टू डू योर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट्स जो एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट, तो वी आर डन विद दिस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स टू एम्प्लॉइज, हमने एम्प्लॉय को फ्री सैंपल बांट दिया, इसका मतलब गुड्स घटा। एम्प्लॉय को बांटा मतलब एम्प्लॉय को इनडायरेक्टली सैलरी दिया या वेजेस दिए, तो भी बताओ क्या इंपैक्ट होगा। परचेज को घटाना, खर्चे को बढ़ाना। खर्चा वेजेस है तो ट्रेडिंग में बढ़ जाएगा, ऑफिस एम्प्लॉयज है तो सैलरी को बढ़ा लेना। क्या ये बात समझी क्या? तो अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी रीजन से अगर गुड्स से रिलेटेड कुछ भी होगा तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। गुड्स जब भी निकलेगा आपका परचेज घटेगा, रीजन जिस लिए निकल रहा है वो आप देख लेना। एम आई क्लियर? यस मैम। फिर से ये वाला बहुत अच्छा केस है, एबनॉर्मल लॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, एग्जाम में हाई चांसेस है ये आता है। इसका ट्रीटमेंट प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज बच्चों ध्यान से देखना। हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा एबनॉर्मल लॉस, अच्छा, या लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी बोलना है उनको बोल देना, उनकी मर्जी। प्लीज इसका ट्रीटमेंट देखना। मैं आपको 3 कलर के पेन से इसका ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी। ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, 3 ट्रीटमेंट आप प्लीज ध्यान से देखना। अभी जो मैं केस लूंगी जब फुल्ली इंश्योर्ड है, 100% इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, 100% इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अगेन आप अपनी परचेज को कम कर दो यहां से। चलो दूसरे कलर के पेन से करती। जब आप यहां लिखते हैं टू परचेजेस मेरा बच्चा,
तो whenever there is a abnormal loss of stock because of fire or theft anything, it has two treatment. आप गुड्स घटा है, और जब भी दुकान से गुड्स घटता है हम किसको कम कर देते हैं? अपनी परचेजेस को. आप यहाँ लिख सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट, जो लिखना है आप लिख लो, आपकी मर्जी है. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो आप अपनी परचेजेस को कम कर देना. सिंस ये फुल्ली इंश्योर्ड है तो आपका लॉस कवर अप हो गया, और ये कवर अप का पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी बन जाएगी असेट. ये ट्रीटमेंट बस याद रखना. whenever there is a loss of goods because of any reason, फायर है, थेफ्ट है, एबनॉर्मल है, अर्थक्वेक, जो मर्जी है, ऑलवेज रिमेंबर आपकी परचेज की वैल्यू घटेगी. एंड उसका सेकेंड इंपैक्ट क्या जाएगा? डिपेंड करता है इंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड है, पार्टली इंश्योर्ड है क्या नहीं. अभी जो मैंने सिचुएशन लिया, कंप्लीट इंश्योरेंस वाला लिया, इसका मतलब मेरे जो भी स्टॉक में रिडक्शन है, जो भी स्टॉक घटा, मेरा जो भी स्टॉक का वैल्यू कम हुआ, वो पूरी भरपाई मुझे इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगी. तो बेसिकली लॉस हुआ नहीं, लॉस कवर अप हो गया. बट गुड्स जो घटा उसका ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा. पैसे जहां से आने हैं उसका ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा. बट दे कैन बी ए सेकेंड सिचुएशन, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, जहां पर ये लॉस जो है वो है मेरा अनइंश्योर्ड, मतलब 1 रुपया भी इंश्योरेंस नहीं कराया. भाई मती मारी गई थी जो मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया. तो गाइस ये याद रखना, परचेज में आपका लॉस बाय थेफ्ट तो कम होगा ही, गुड्स तो कम हो गई, और गुड्स जब भी कम होता है आपको वो परचेज की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है. व्हेनेवर देयर इज अ रिडक्शन इन गुड्स बिकॉज ऑफ एनी रीजन, परचेज कम होता है. Goods withdrawn for personal use, goods sent for marketing, goods sent for advertisement, goods withdrawn for personal use या abnormal reason से goods घटा. हमेशा परचेज तो कम होगा ही होगा. कर दो भाई ये तो. अब सिंस इट इज नॉट इंश्योर्ड, ये पूरा का पूरा जो गुड्स मेरा घटा है, इट इज माई एक्चुअल लॉस. और जो लॉस है वो हमेशा कहाँ जाता है? P&L में. This is my actual loss and losses are always debited to P&L. Losses are always debited to P&L. क्या आपको बात समझ आ गई? तो सिंस बस शिफ्ट देखो, अगर आप इंश्योर्ड हो तो बैलेंस शीट की एसेट साइड, अगर एकदम अनइंश्योर्ड हो तो P&L के डेबिट साइड. सिंपल चीज याद रखना. बट हर सिचुएशन में ट्रेडिंग अकाउंट तो भाई घटेगा ही घटेगा, चाहे तुम इंश्योर्ड हो, अनइंश्योर्ड हो. और अगला सिचुएशन देखेंगे, पार्टली इंश्योर्ड, आधा इंश्योर्ड हो, आधा अनइंश्योर्ड हो. भाई जिंदगी हमारी ऐसी है बेटा, आधा इंश्योर्ड, आधा अनइंश्योर्ड, कोई बात नहीं. उस केस में भी देखो क्या करेंगे, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. अगेन आपके परचेज की वैल्यू तो कम हो गई होगी. फटाफट बताओ क्यों? यस, फैंटास्टिक बच्चों, यू आर सो एनर्जेटिक, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉस ऑफ गुड्स एंड व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी लॉस, परचेज कम होता है. Wherever there is a reduction in quantity of our goods, परचेज को तो कम करना पड़ेगा. सीधा साधा नियम है अकाउंट्स में. तो लॉस बाय थेफ्ट, भैया आपने तो मेरी परचेज को घटा दिया, तो ये तो हो गई. पार्टली है तो जितना कवर अप होगा वो इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, जो कवर अप नहीं होगा वो हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट. तो चेक कर लेना क्वेश्चन में कितना परसेंटेज कवर्ड है, कितना नहीं है. अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को देखो, डोंट यू थिंक आपके दिमाग में फाइनल अकाउंट सेट हो जाएगा? बिकॉज आई नो एडजस्टमेंट एंट्रीज रेगुलर बैच में आप सीखते हैं, आपको आ भी जाता है, बट एग्जाम में आपको एडजस्टमेंट एंट्री लिखनी नहीं है. वहां तो आपका फाइनल प्रेजेंटेशन रोल प्ले करता है. इसलिए मैंने सोचा अगर मुझे फाइनल अकाउंट का रिविजन लेना है तो मुझे फटाफट आपको सिर्फ उसका फाइनल एंड ट्रीटमेंट बताना है कि भाई ये करके चले जाओ. एंड मैंने देखो इसको किस तरीके से कंपेयर करवा दिया. इंश्योर्ड तो इधर, अनइंश्योर्ड तो इधर, और पार्टली तो तीनों जगह. देखो आई एम टेलिंग यू, ये पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में रहेगी. आई कैन चैलेंज यू, जब आप पेपर देख के आओगे पक्का मुझे पता है आप इस कभी ना कभी मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखोगे किसी भी वीडियो पे, हाउएवर, कि मैम दिस रियली हेल्प्ड अस. लास्ट मोमेंट का ये रिविजन आपने एकदम दिमाग में पिक्चर बैठा दिया कि हमें एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है. चलो आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री. तो हमारा ये हो गया स्टॉक यूज्ड एज स्टेशनरी. आपने अपने ही दुकान का कोई माल, मान लो मेरी दुकान स्टेशनरी की है,
स्टेशनरी की है, पेन पेंसिल इरेजर मैं बेचती हूँ, तो मैं बाहर से थोड़ी स्टेशनरी खरीदूंगी, मैं अपनी दुकान की स्टेशनरी यूज कर लूंगी और दुकान में यूज कर लूंगी। तो बेसिकली गुड्स टेकन आउट फॉर बिजनेस पर्पस, आपकी परचेज भी घट रही है और उसी चीज को आप एज अ स्टेशनरी यूज कर रहे हो। भाई मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए, पेन चाहिए दुकान के लिए, मैं बाहर से नहीं खरीदूंगी, मैं अपनी दुकान से ही लूंगी, तो दुकान की परचेज को कम कर देंगे और वो सारे खर्चे एज अ स्टेशनरी बुक कर लेंगे। चलो अब आ जाओ, अगर आपने खुद का बेटा वेजेस हो या खुद की दुकान का मटेरियल हो या आपके खुद के एम्प्लॉयज हो, उन लोगों को आपने अगर कंस्ट्रक्शन के काम में यूज कर लिया, आपने किसी फिक्स एसेट्स को बनाने में यूज कर लिया, तो अगर आपने कुछ फिक्स एसेट्स क्रिएट किया या मेक किया, कहां से, मटेरियल दुकान का यूज कर लिया, लेबर भी दुकान का यूज कर लिया, वेजेस भी दुकान के यूज कर लिए, सब कुछ, उस केस में याद रखना फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, जो भी आपने मटेरियल यूज किया है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, वेजेस हो, फिक्स एसेट्स बनाने के लिए, तो वो सब फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते जाओ, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो वेजेस हो। एंड ये तीनों खर्चे अगर आपने अपनी बुक्स के एक्सपेंस में बुक कर रखा है, जैसे कि गुड्स को परचेजेस में डाल रखा है, लेबर को आपने वेजेस में डाल रखा है, आपने इंप्लॉइज की सैलरी को सैलरी में डाल रखा है, तो वो तीनों को वहां से कम करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपने परचेज ऑफ मटेरियल में सारी मटेरियल परचेज यहां डाल रखी है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ये फिक्स असेट की कॉस्ट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। अगर आपने सारे खर्चे वेजेस में डाल रखे हैं, तो आपको माइनस करना पड़ेगा वो वेजेस जो फिक्स एसेट्स बनाने को लगे हैं। अगर आपने सारा खर्चा सैलरी के नाम पे डाल दिया है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा वो एम्प्लॉय जो फिक्स एसेट्स बनाने में यूज आए थे, बिकॉज ये तीनों लोगों ने, ये जो तीनों अमाउंट है, ये तीनों अमाउंट बिजनेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे नहीं है, ये बिजनेस के फिक्स एसेट्स बनाने के ऊपर का अमाउंट है। और फिक्स एसेट्स को बनाने के ऊपर का अमाउंट एक्सपेंसेस नहीं होता, दोज आर कैपिटल क्रिएशन, और कैपिटल क्रिएशन कहां जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन आपको बोले कि दुकान का मटेरियल यूज हुआ फिक्स एसेट्स बनाने में, तो फिक्स एसेट्स को बढ़ा लेना, दुकान के परचेज के खर्चे को कम कर देना। दुकान के इंप्लॉय ने फिक्स एसेट्स को क्रिएट किया, तो दुकान के इंप्लॉय की सैलरी को सैलरी में मत डालना, अगर डाला है तो सैलरी को कम कर देना, फिक्स एसेट्स को बढ़ा देना। क्या बच्चों याद रहेगा? तो वन चीज इज वेरी क्लियर, अगर कोई भी खर्चा कैपिटल को क्रिएट करने पे लगा है, वो पूरा खर्चा कैपिटल की क्रिएशन को ही डेबिट करेगा। अगर आपने नहीं किया तो कैपिटल को बढ़ा लेना, बाकी सारे खर्चे में जो डाल के रखा है उसको कम कर लेना। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या? यस मैम। मैम ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहा है ऐसा हमें लग रहा है। 100% बच्चों, 100%। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये कहानी किससे बहुत अच्छे है, इसमें देखो होता क्या, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका अगर मैं वन लाइनर इंपैक्ट बताऊं ना बेटा, सॉरी, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब है मैंने आपको माल भेजा है, बेचा नहीं है, भेजा है, बेचा नहीं है, और आपको मैं सेल्स तभी बुक करूंगी जब आप आगे किसी को बेच लोगे। मतलब मैंने आपको माल भेजा, आपने कहा स्नेहा मैम रुको, जब मैं आगे किसी कस्टमर को बेच दूंगा ना, उस कॉल के बाद आप अपनी सेल्स बुक करना कि आपने मुझे कंफर्मली बेच दिया। तो इस केस में इंस्टीट्यूट जनरली क्या क्वेश्चन बनाता है वो मैं बना रही हूं। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री नहीं सीख रहे हैं भाई, हम इसका क्या सीख रहे हैं, ट्रीटमेंट। बिकॉज टारगेट क्या है, एग्जाम से पहले इसको फटाक से कंप्लीट करना एंड फिर इससे रिलेटेड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना, एंड तब हमें समझ आ जाएगा कि भाई कहने में और सम्स में इंप्लीमेंट करने में क्या फर्क आता। अब देखो, इंस्टीट्यूट हमेशा कहेगा देयर हैज बीन अ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बट हमने गलती से उसको सेल्स बुक कर दिया,
और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसे आएंगे। मतलब हमने बेवकूफ़ी की, कुल मिला के हमने बेवकूफ़ी की। ना वो मेरी सेल है, ना सामने वाला मेरा कस्टमर है, वो बस मेरा वो एक बंदा है जो स्टॉक रख रखा है। तो याद रखना, हमेशा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का यही ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन कहेगा हमने माल भेजा था बट हमने सेल्स बुक कर लिया, अब इसका ट्रीटमेंट आप करिए। ऑलवेज रिमेंबर, हम उसको गलती से सेल्स में डाल के बैठे होंगे तो आपको इसको सेल्स ऑन अप्रूवल के नाम से माइनस करना पड़ेगा। मेरी एक्चुअल सेल्स नहीं है। ये ट्रीटमेंट होएगा आपका पहला। दूसरा, एज ए डेटर वो बैलेंस शीट में बुक हो गया होगा क्रेडिट सेल, बट वो मेरी डेटर वो भी नहीं है, अभी तक ये मेरा डेटर नहीं बना है सेल्स ऑन अप्रूवल। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट जब भी मिलेगा ना, समझ जाना आपने उसको गलती से सेल्स बुक कर दिया है, डेटर को बढ़ा दिया है। तो अब आपको सेल्स को भी कम करना पड़ेगा, डेटर को भी कम करना पड़ेगा। और किस प्राइस पे? सेलिंग प्राइस, बिकॉज सेल्स आर बुक्ड एट सेलिंग प्राइस, तो एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन एट सेलिंग प्राइस। एंड इसका एक और इंपैक्ट आपको डालना पड़ेगा, वो है इट इज माई स्टॉक लाइंग विथ माई कस्टमर। तो इसको एडिशनल एक और ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बाय गुड्स विथ कस्टमर, जो कुछ नहीं क्लोजिंग स्टॉक है। मेरे कस्टमर के पास मेरा स्टॉक रखा हुआ है, इनडायरेक्टली माई क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ माई कस्टमर। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट होता है वो एक और करना, और ये किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा याद रखना, यहां पर एक और आ जाएगा, गुड्स विथ कस्टमर, कॉस्ट प्राइस पे ले लेना। ये कुछ नहीं, एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट है। तो जब भी देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑलवेज रिमेंबर इसका दो ट्रीटमेंट करना होगा। अगर गलती से सेल्स में बुक है, कम कर दो। सेल्स में बुक है तो डेफिनेटली डेटर में बुक रहा होगा, डेटा को कम कर दो, और ये ट्रीटमेंट सेलिंग प्राइस पे करना। एंड सिंस अगर ये सेल्स नहीं है तो ये आपका स्टॉक है, और ये स्टॉक मेरे गोडाउन में था नहीं। क्यों? मैंने तो भेज दिया था आपके गोडाउन में, तो आपके गोडाउन में पड़ा है, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कभी आया नहीं होगा। तो अपने क्लोजिंग स्टॉक में इसको लेके बढ़ा लेना, बट एट कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं वन लाइन समरी बोलूं, whenever there is a sale of goods on approval basis, this is not your sales, this is not your debtor, this is your stock lying with your customer. Sales are adjusted at selling price, stock is adjusted at cost price. Am I clear बच्चों? गाइज, एग्जाम से पहले अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो बेटा ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम ये हैंड रिटन नोट्स शेयर भी कर देंगे। वी ऑल द फैकल्टीज आर शेयरिंग द नोट्स ओवर देयर। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट्स की कोई भी तकलीफ है, ट्रस्ट मी, वो हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर द नोट्स, आई शेयर द नोट्स विथ यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल। चलो अब आ जाते हैं अगला, ये हम एक साथ करेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, ये चारों इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। हर बार पूछता, बार बार पूछता, हर एक सम में ये रहने ही वाला है, हर एक सम में ये रहने ही वाला है। तो अब हम करते हैं सेवेंथ, इफ देर इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। परफेक्ट बच्चों, यस। रिविजन हेल्प कर रहा है? यस मैम। गाइज, अगर आपको ये रिविजन प्लीज हेल्प कर रहा है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, सो दैट इट मोटिवेट्स मी कि मैं और इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन वी हैव अक्रूड इनकम, देन वी हैव अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड इनकम को आप एडवांस इनकम भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, या प्रीपेड इनकम भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। एनी नेम विल डू। Anything advanced is prepaid. Anything accrued is outstanding. Simple logic is that. Anything accrued is outstanding. Am I clear? फटाफट फॉर्मेट बना देती हूँ। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। गाइस परफेक्ट? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। बच्चे कह रहे मैम हाफ एन आवर हो गया, रिवीजन एंड। ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में मैंने 5 मिनट आपसे बात की थी, इसलिए आप ये टाइम नहीं काउंट कर सकते हो मेरा। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट,
ट्रेडिंग, और फॉर्मेट भी तो बना रही हूं बेटा, ये फॉर्मेट बनाने का टाइम काउंट नहीं होता। कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट हाफ एन आवर में बोला था मैंने। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। गाइज याद रखना, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्चा बढ़ाना, पे हुआ नहीं है। खर्चा और बढ़ाओ, अभी तक पे नहीं हुआ है, तो हमेशा एक्सपेंस अगर दिया हुआ होगा उसमें प्लस कर देना, प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बढ़ाना है, सिंपल लॉजिक इज एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, खर्चे को बढ़ाओ, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी क्या होती है? लायबिलिटी, पे करना बाकी है। अगर कोई खर्चा पहले से नहीं आ रहा हो और वो भी पूरा का पूरा अनपेड है, इसका मतलब है खर्चा बढ़ाओ। खर्चा बढ़ाना मतलब ट्रेडिंग में डेबिट कर लो। एम आई क्लियर? बट मैम अगर प्रीपेड होता है, प्रीपेड का मतलब होता है खर्चा ज्यादा डाल दिया है, खर्चा ज्यादा बुक कर दिया है। खर्चा ज्यादा बुक करना मतलब खर्चे को कर दो कम, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चे को कर दो कम। करेक्ट? और ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? असेट। जिसको भी मैंने ज्यादा पेमेंट किया है, मैं आज उससे पैसे मांग सकता, और जिससे हम पैसे मांग सकते हैं वो मेरे क्या होते हैं? असेट। तो फटाफट बताओ, आउटस्टैंडिंग खर्चे को बढ़ाता है लायबिलिटी, प्रीपेड खर्चे को घटाता है असेट। बस। अक्रूड इनकम मेरे इनकम को बढ़ाता है, प्लस आउटस्टैंडिंग लिख देती हूँ, इजी रहता है। आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे इनकम को बढ़ाता है। इनकम कमाया है इस साल, बस मिला नहीं है, तो है तो इस साल की इनकम। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसी साल बुक होगा, मिलना बाकी है, इसका मतलब जिनसे भी मुझे इनकम मिलनी है वो सारे मेरे क्या है? असेट। और इस लोगों को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम मेरा असेट। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है बच्चा? मेरा असेट। एडवांस इनकम का मतलब है इनकम कमाया ही नहीं, फिर भी मुझे मिल गया, तो इनकम आएगा तो जरूर पीएनएल में, बट हमें इस साल ज्यादा इनकम मिल गई है, ज्यादा इनकम बुक हो गई है, अलाउड नहीं है। क्यों टैक्स देना इतने इनकम पे? जितना है उस पर तो दो। इसका मतलब अपनी इनकम को कम कर लो, इस साल की इनकम कम कर दो जो नहीं है, माइनस एडवांस इनकम। और वो जो इनकम मेरे पास आई वो मेरी कमाई हुई इनकम नहीं है, आप मुझसे कभी भी वापस मांग सकते हो, तो मेरे लिए वो पैसा लायबिलिटी है। तो एडवांस इनकम इज माय लायबिलिटी। अगर आप ध्यान से देखो इसका ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग किसी का भी हो, चाहे खर्चे का हो इनकम को, वो उसको बढ़ाता है। खर्चे का आउटस्टैंडिंग खर्चे को बढ़ाता है, इनकम का आउटस्टैंडिंग इनकम को बढ़ाता है। खर्चे का प्रीपेड खर्चे को कम करता है, इनकम का प्रीपेड इनकम को कम करता है। एंड चेक इट, पैसा देना बाकी है तो लायबिलिटी, पैसा लेना है असेट, पैसा लेना है असेट, देना है लायबिलिटी। सिंपल ये वर्ड याद रखना। बाकी द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ रिफ्लेक्ट कि आपको क्या करना है। खर्चे का आउटस्टैंडिंग खर्चे को बढ़ाओ, लायबिलिटी। इनकम का आउटस्टैंडिंग इनकम को बढ़ाओ बट असेट। खर्चे का एडवांस खर्चे को कम करो बट असेट। इनकम का एडवांस इनकम को कम करो बट लायबिलिटी। तो याद रखना, खर्चे और इनकम गोज अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। खर्चे का आउटस्टैंडिंग इनकम का आउटस्टैंडिंग अलग होता है, खर्चे का प्रीपेड इनकम का प्रीपेड अलग होता है। एंड आई होप बेटा दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू। आई होप दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर श्योर। आ जाते हैं हम अपना 11th एडजस्टमेंट पे। तो वी आर डन विथ ऑल डेप्रिशिएशन और ये 3 प्रोविजन जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, एंड देयर अपॉन डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। चलो वो मैं बस, आपका पीडीडी वाला पार्ट रह गया है एंड बैड डेब्ट्स वाला पार्ट, करेक्ट मैं समझ गई। डेप्रिशिएशन एंड सारे बैड डेब्ट्स के बारे में बातें हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन वी हैव डेप्रिशिएशन। अब आपको डेप्रिशिएशन में हमेशा चेक करना होगा क्या डेप्रिशिएशन की एंट्री डल गई है या डालनी है। डल गई बहुत बढ़िया, नहीं डली है तो आपको डालनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर इसका भी 2 ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग, ये मेरा क्या है बच्चा पीएनएल, ये मेरा क्या है बच्चा बैलेंस शीट। ऑलवेज रिमेंबर डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है जो पीएनएल में जाएगा, तो गाइज डेप्रिशिएशन से आपका खर्चा बढ़ता है, डेप्रिशिएशन से मैं अपने खर्चे को बढ़ाती हूं, एंड इस डेप्रिशिएशन से
मेरे फिक्स एसेट्स की वैल्यू हमेशा कम होती है। गाइज अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा। डेप्रिशिएशन ऑलवेज इंक्रीजेस माई एक्सपेंस। डेप्रिशिएशन ऑलवेज इंक्रीजेस माई एक्सपेंस। डेप्रिशिएशन से मेरा खर्चा बढ़ता है एंड इससे मेरे असेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है। तो जो भी मेरा असेट होगा आफ्टर डेप्रिशिएशन कम दिखना चाहिए। तो अगर आप डेप्रिशिएशन और डाल रहे हो तो असेट को भी कम करो, भूलना नहीं, माइनस डेप्रिशिएशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, असेट में अगर डेप्रिशिएशन डालना रह गया है तो डेप्रिशिएशन एक फॉर्म ऑफ एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, बट फिर भी है तो वो एक्सपेंस जो आपके पीएनएल को, खर्चे को बढ़ाएगा तो पीएनएल में जाएगा। और सिंस इससे असेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है, अगर असेट घटा नहीं है तो प्लीज घटा लेना। तो अगर आप ध्यान से देखें, मोस्ट लाइकली मैक्सिमम ट्रीटमेंट या तो पीएनएल या बैलेंस शीट या ट्रेडिंग या बैलेंस शीट। बहुत कम ऐसे एडजस्टमेंट है जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल को जा रहे हैं और बैलेंस शीट को नहीं जा रहे। समझ आया क्या बेटा? मैक्सिमम एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट है या पीएनएल एंड बैलेंस शीट है। एम आई क्लियर? यस। तो दीज आर द मैक्सिमम रिपीटेड एडजस्टमेंट, सॉरी बच्चों, दीज आर द रिपीटेड एडजस्टमेंट जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है आपसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है बैड डेब्ट्स के बारे में, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में, करेक्ट, वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे, करेक्ट, वो है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड। These are the 4 important, very important adjustments जो हर बार हर टाइम एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा हर समय। ये वाले खाते को मैं अपने ट्रिक से सिखाती हूँ बच्चों को, ट्रस्ट मी, ट्राइड एंड टेस्टेड है। जोई नहीं आपको मॉड्यूल के स्टाइल में उसको सॉल्व करना है, जोई नहीं है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। और प्लीज इंश्योर आप मेरे तरीके से करेंगे, पहले वन एट ए टाइम। पहले मैं जो टॉपिक लूंगी वो है बैड डेब्ट्स, उसके बाद जो लूंगी वो रहेगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, एंड लास्ट में मैं ये दोनों प्रोविजन के अकाउंट को लूंगी। चलो आ जाते हैं सबसे पहला टॉपिक, बैड डेब्ट्स। बच्चों से क्या गड़बड़ी होती है मैं आपको बताती हूँ। एक चीज बस याद रखना बैड डेब्ट्स में, एक चीज, इट इज अ एक्चुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स। यहां पर आपका डेटर्स एक्चुअली कम होगा और आपको कम करना है अगर नहीं हो रखा है। एंड दिस बैड डेब्ट्स इज माई एक्चुअल एक्सपेंस टू द बिजनेस। ये आपको क्लियर कट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर बैड डेब्ट्स डला हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं डला हुआ है तो डालो। अगर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एज एन एक्सपेंस आ चुका और उसने अपने अमाउंट से डेटा को कम कर दिया। ये याद रखना, बिकॉज एनीथिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हैज बीन गिवन द इंपैक्ट, करेक्ट। बट अगर ये बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर जा रहा है बेटा, इसका मतलब आपको इसका इंपैक्ट देना है। और इसका इंपैक्ट आपको कैसे देना है प्लीज देखो, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। आई डोंट नो व्हाई बच्चों आप ये गलत करते हो, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सुनो ध्यान से, पहले सुनो। मान लो पहले से ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेब्ट्स आ रहा है 10,000, बस उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये ऑलरेडी डेटर को कम करके आ चुका, तो आपको बैड डेब्ट्स को सिर्फ एज एन एक्सपेंस दिखाना है। क्वेश्चन फिर बोले एडजस्टमेंट में कि यार हम 1,000 का बैड डेब्ट्स डालना भूल गए यार, अब डाल दो। उस केस में आप अपने खर्चे को बढ़ाओगे फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम पे या फर्दर एक्सपेंस के नाम पे, फर्दर लॉस के नाम पे, जो बोलना है बोलो। ये फर्दर बैड डेब्ट्स 1,000 का जो आएगा, इससे आपको खर्चा बुक करना है। और सिंस ये एंट्री पहले डली हुई नहीं है तो आपको अपने डेटर को भी फर्दर बैड डेब्ट से कम करना है। ये याद रखना, ये आपको अपने डेटर को भी फर्दर बैड डेब्ट से कम करना है, भूलना नहीं। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको बैड डेब्ट्स पहले से आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर,
उसको सिर्फ एज एन एक्सपेंस बुक करेंगे। बट अगर फिर से बैड डेब्ट्स फर्दर या एक ही बार वापस से आ रहा है एडजस्टमेंट में, इसका मतलब बैड डेब्ट्स को आपको खर्चे की तरह भी बुक करना है, डेटर को भी कम करना है, बिकॉज एडजस्टमेंट मींस एंट्री नहीं डली हुई है। आप लोग क्या सोचते हो कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेब्ट्स है तो एज एन एक्सपेंस और डेटर को कम कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर के भी बैड डेब्ट्स से डेटर को कम करो? नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर के बैड डेब्ट्स का मतलब है उसकी एंट्री हो चुकी, डेटर कम हो चुका, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एज एन एक्सपेंस उसको पीएनएल में क्लोज करना है। हाँ, अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो अपने खर्चे को और बढ़ाओ, डेटर को घटाओ, प्लीज याद रखना। एम आई क्लियर? यस मैम, पक्का याद है ना? यस मैम। गाइस देखो, ये रिवीजन बैच है। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली इस चीजों को और डिटेल में समझना है ना, तो यू हैव टू टेक माय रेगुलर बैच। रेगुलर बैच में बहुत डिटेल में थ्रू स्टोरीज, थ्रू केसेस बताया गया है कि बैड डेब्ट्स कैसे कैसे बुक होता है, क्यों होता है, और कैसे इसका सम्स में आपको शो करना है। नेक्स्ट कम्स इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मैक्सिमम बच्चों को नहीं आती है एंट्री। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जब भी मिले, याद रखना, इसको कुछ लेना देना नहीं है डेटर से, इसको कुछ लेना देना नहीं है। वेन एवर देर इज अ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, आपका कैश बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। एंट्री ऑफ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज कैश अकाउंट डेबिट। तो वेन एवर देर इज अ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कैश को बढ़ा लेना। एंड बैड डेट्स रिकवर्ड इज माई प्योर इनकम। बैड डेट्स रिकवर्ड, आप अपने खर्चे के, सॉरी, इनकम के साइड इसको बुक कर लेना। इज द पॉइंट वेरी क्लियर? तो बैड डेट्स रिकवर्ड हैज नथिंग टू डू विद डेटर्स। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश बढ़ा लो, इनकम को बुक कर लो। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स रिकवर्ड? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एम आई क्लियर? यस। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एडजस्टमेंट्स हर सम में मिलेगा। यूज माई टेक्निक प्लीज। जब भी आपको प्रोविजन का एडजस्टमेंट मिले, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रोविजन मिले, ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई कहानी मिले, कसम खाओ सारे बच्चे, प्लीज आज कसम खाओ, जिसकी भी खानी है खा लो, कि अगर प्रोविजन का अकाउंट मिले तो आप इसका अकाउंट बनाओगे। सॉरी, अगर प्रोविजन का एडजस्टमेंट मिले या नहीं भी मिले, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है, अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू डेटर्स, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो, जो भी हो बच्चों, प्लीज अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, प्लीज प्रॉमिस टू योरसेल्फ, आप इसका ऐसे लेजर बनाओगे वर्किंग नोट में। एम आई क्लियर? हमेशा अगर ये आपको मिला ट्रायल बैलेंस के अंदर तो क्रेडिट साइड मिलेगा, बिकॉज प्रोविजंस आर लायबिलिटी। जब भी मिलेगा तो क्रेडिट साइड मिलेगा, अगर मिलेगा, पहली चीज। एंड अगर मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे, तो हमेशा चेक करना, कोई भी सिचुएशन होगी, अगर डेट दी हुई है तो 1 अप्रैल की होगी, डेट नहीं दी हुई है तो लिखा हुआ होगा ओपनिंग, अगर लिखा हुआ नहीं है ओपनिंग तो अंडरस्टूड है ये ओपनिंग है। तो याद रखना, आप वहां का ओपनिंग बैलेंस यहां लेके आओगे। नहीं है तो माई ब्लैंक छोड़ देना, नील लिख देना, बट ओपनिंग बैलेंस का ये अमाउंट लिखना है। नहीं है तो नील, है तो अमाउंट डाल देना। ये कहां से मिलेगा बच्चा? ट्रायल बैलेंस से। हमेशा दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस। और मैं क्रेडिट साइड क्यों लिख रही हूं? लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड लिखते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कसम खा लिया सबने? यस। और दूसरी बात सुनो, जब भी कोई भी बात है वो बोल रहा है, एनीथिंग ही इज टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग बैलेंस ओनली। बोल नहीं रहा है, अंडरस्टूड है। अगर वो कह रहा है 5% प्रोविजन बनाओ, वो कह रहा है 10% प्रोविजन बनाओ, वो कह रहा है 50% प्रोविजन बनाओ, वो कुछ भी बोल रहा है, वो क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा है। तो आपको ये जो अमाउंट है, ये जो बातें बोली जा रही है, ये आपको हमेशा कहां से मिलेगी? एडजस्टमेंट। ये हमेशा एडजस्टमेंट बताएगा, और एडजस्टमेंट पता है हमेशा क्लोजिंग बैलेंस बताता है। ट्राइड एंड टेस्टेड है विथ माई 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, हमेशा एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस बताता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब इसकी बातें सुनो।
जो भी परसेंटेज क्वेश्चन देगा, 5%, 10%, जो भी देगा, ये किसका होगा ये याद रखना, परसेंटेज ऑफ फाइनल डेटर आफ्टर ऑल एक्चुअल एडजस्टमेंट ऑफ डेटर। मतलब वो डेटर का बैलेंस लेना जो बचेगा, डेटर को सब माइनस डेटर के सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। मतलब अगर कोई बैड डेब्ट्स हुआ है तो एक्चुअल बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद। कोई सेल्स ऑन अप्रूवल गलत बुक हो गया है तो पहले उसको हटाओ। तो ऑलवेज रिमेंबर फाइनल डेटर आफ्टर ऑल एक्चुअल एडजस्टमेंट, या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लिख दो, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और याद रखना, चाहे प्रोविजन पहला एडजस्टमेंट क्यों ना हो और सेल्स ऑन अप्रूवल लास्ट एडजस्टमेंट क्यों ना हो, आपको हमेशा प्रोविजन सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज जो डेटर बचा पूरे सम के सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो डेटर का फाइनल बैलेंस बचा उसका परसेंटेज होता है पीडीडी निकालने का तरीका। तो पीडीडी निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ ओपनिंग डेटर नहीं, परसेंटेज ऑफ डेटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये जो अमाउंट आएगा, क्या याद रखोगे? और इन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा, या तो बाय पीएनएल यहां आएगा या टू पीएनएल यहां आएगा। चेक कर लेना क्या आ रहा है आपका बैलेंसिंग फिगर, डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में। उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा टू होगा या बाय। बाय हुआ तो ठीक है, टू हुआ तो ठीक है। जो भी फिगर आएगी ये फिगर पीएनएल में चली जाएगा और ये वाली फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट को जाती है। बस ये याद रखना, ओपनिंग फिगर ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, क्लोजिंग फिगर कैसे निकलेगा, कितना परसेंटेज, वो एडजस्टमेंट से पता चलेगा और वो अमाउंट हमारी बैलेंस शीट का लायबिलिटी है, फाइनल लायबिलिटी। करेक्ट, वो अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल के डेबिट में या पीएनएल के क्रेडिट में, डिपेंडिंग अपॉन किधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। एम आई क्लियर? हाँ, आप कहोगे मैम हमें तो बचपन में स्कूल की टीचर्स ने कहा था बैड डेब्ट्स प्लस ओपनिंग पीडीडी माइनस क्लोजिंग पीडीडी। बेटा वो करते हैं ना, हमसे गलती होती है, सबसे होती है, और वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मूला रटने के लिए ठीक है। दिस इज कॉन्सेप्चुअल। आपको क्यों प्रोविजन को बैड डेब्ट्स के साथ मर्ज करना? बैड डेब्ट्स एक एक्सपेंस है, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, और प्रोविजन के चेंज के कारण पीएनएल में इंपैक्ट आ रहा है। क्यों आप बैड डेब्ट्स को हला रहे हो? क्यों उसके साथ ऐसे इधर उधर कर रहे हो और अननेसेसरी का त्रास ले रहे हो जीवन में? मेक द अकाउंट। उसी तरह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा का ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा तो लिख लेना, नहीं तो निल। क्लोजिंग हमेशा कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट। और इसका भी परसेंटेज क्वेश्चन देगा और ये किस वैल्यू पे निकलता है? ये भी निकलेगा फाइनल डेटर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट माइनस, भूलना नहीं, क्लोजिंग पीडीडी का जो बैलेंस आएगा। मतलब ये वाला अमाउंट यहां पर माइनस होता है, ये वाला जो अमाउंट क्लोजिंग वाला निकालते हो वो यहां से माइनस होता है। वो जो अमाउंट डेटा का बचा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकलता है। एम आई क्लियर? तो आपका फाइनल डेटा माइनस फाइनल क्लोजिंग पीडीडी माइनस करो, वो जो अमाउंट बचा उस पे परसेंटेज लगाना। करेक्ट? ये वाला भी अमाउंट जो भी आएगा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। प्रोविजंस आर लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं तो क्लोजिंग लायबिलिटी का भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सिंपल। अब इसमें जो भी डिफरेंस आएगा या तो टू पीएनएल आएगा या बाय पीएनएल, चेक कर लेना क्या आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। जो भी डिफरेंस आएगा टू पीएनएल या बाय पीएनएल, वो अमाउंट आप अपने पीएनएल में ले जाना। डेबिट या क्रेडिट, चेक ओपनिंग ज्यादा या क्लोजिंग ज्यादा, ओपनिंग कम या क्लोजिंग कम, यू हैव टू चेक दैट वेयर इट गोज। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई? तो एनी प्रोविजंस डू नॉट ट्रीट इट विथ एक्सपेंस, कीप इट सेपरेट। प्रोविजंस आर लायबिलिटी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, बट हाँ फॉर बेटर प्रेजेंटेशन आप इसको इसके एसेट से कम कर सकते हो। बट एक चीज अपने दिमाग में याद रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये तीनों चीजें घूमती तो डेटर के इर्द गिर्द है रिलेटेड डेटर से, बट ये एंट्री डेटर से कभी होती ही नहीं है। डेटर से इसका कोई वास्ता नहीं है इन टर्म्स ऑफ जर्नल एंट्री। ये या तो पीएनएल से होती है या पीएनएल को बढ़ाते हैं या पीएनएल को घटाते हैं। प्रोविजंस आर रूटेड थ्रू पीएनएल,
बट याद रखना ये डेटर से कुछ डेटर को कम नहीं करती. दिस प्रोविजंस आर जस्ट अ माइंडसेट, खर्चे को ब्लॉक करना ताकि फ्यूचर में एकदम से झटका ना आ जाए. बच्चे पता नहीं पीडीडी को डेटर को क्यों कम कर देते हैं. और याद रखना आप कहोगे मैम बैलेंस शीट में तो कम करते हैं. बैलेंस शीट में डेटर से आप पीडीडी को कम करते हो सिर्फ प्रेजेंटेशन के कारण. पीडीडी एक लायबिलिटी है, डेटर एक असेट है, दोनों को पास में लाना है तो किसी एक को तो मूव करना पड़ेगा ना. तो हम पीडीडी को मूव कर देते हैं लायबिलिटी से एसेट साइड, और उस मूवमेंट में उसका साइन चेंज होता है. तो छोड़ो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जाना छोड़ो, सिर्फ याद रखो पीडीडी इज अ लायबिलिटी एंड पीडीडी का कोई लेना देना नहीं है डेटर के जर्नल एंट्री से. पीडीडी नेवर रिड्यूसेस डेटर, पीडीडी नेवर इंक्रीजेस डेटर, ये याद रखो बस. बैड डेब्ट्स नेवर रिड्यूसेस डेटर, बैड डेब्ट्स नेवर इंक्रीजेस डेट, सॉरी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नेवर रिड्यूसेस डेटर, नेवर इंक्रीजेस डेटर. हाँ, पर जो बैड डेब्ट्स है वो डेटर को एक्चुअली घटाता है. तो सिर्फ एक बैड डेब्ट्स है इन चारों खातों में जो रिलेटेड टू डेटर है, घटाता भी डेटर को है और एंट्री डलती भी थ्रू डेटर है. बाकी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डलती ही नहीं है डेटर के थ्रू. सिर्फ इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डेटर की मदद ली जाती है. ये घूमता डेटर के इर्द गिर्द है, बट डेटर से इसका कोई वास्ता नहीं है इन टर्म्स ऑफ जर्नल एंट्री. आई होप बच्चों मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज का ट्रीटमेंट आपको सिखा दिया. एक छोटा सा पॉइंट आपको सिखा देती हूँ, एक शॉर्टकट सिखा देती हूँ. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कैलकुलेट कमीशन बिफोर नेट प्रॉफिट एंड कभी कभी कैलकुलेट कमीशन आफ्टर नेट प्रॉफिट. गाइज याद रखना, अगेन फॉरगेट की क्यों क्या क्या है. बिफोर रहा ना, मान लो 5% है, 5% है, तो सीधा याद रखना नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा इंटू 5/100, ये फॉर्मूला लगेगा बिफोर के लिए. और आफ्टर के केस में आपके पास जो नेट प्रॉफिट फाइनली आपको क्वेश्चन से पता चलेगा उसमें 5/105 ले लेना. और मैं बता देती हूँ कौन सा प्रॉफिट पता चलता है. नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही पता चलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही पता चलता है. तो आपको आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला 5% नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का निकालो तो सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू 5%, 5/100. बट अगर कह दे कैलकुलेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, बिना दिमाग लगाए जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है 5/100 ना करके 100 + 5 कर देना. 10% होगा 10/110, 20 होगा तो 20/120. बस ये याद रखना. बिफोर रहेगा तो 100 यूज होता है, आफ्टर रहेगा 100 + द रेट. बस दिस इज द वे यू ऑलवेज रिमेंबर इन केस देयर इज एनी कैलकुलेशन फॉर कमीशन. वो याद है कमीशन ऑन वर्क्समैन, जनरल मैनेजर, ये सब पूछ लेते हैं. इफ इट इज बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 5%, 5/100. नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 5%, 5/105. ये तरीका एक शॉर्टकट तरीका है याद रखने का. दोनों के केस में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला अमाउंट लेना, इनटू बिफोर है तो 5/100, आफ्टर है 5/105. कहते बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर गाइज? आई होप ये सारे के सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको क्लियरली समझ आ गए. एंड एक और चीज बेटा, अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो पास करना चाहते हैं बिकॉज दे आर रियली नीड, उनको फाइनल अकाउंट में डिफिकल्टी है, इंश्योर आप ये शेयर करो वीडियो मैक्सिमम अपने फ्रेंड से, ताकि एग्जाम से पहले सबका भला हो, सबका पेपर क्लियर हो जाए और हम सब मिलेंगे फिर CMA फाइनल में फॉर योर FR. चलो फिलहाल सेशन को एंड करती हूँ. अगला जो वीडियो आएगा मैं उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सम्स आए वो करूंगी. अगर सम्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे तो विल इंश्योर कि कुछ सम्स हम ट्रायल बैलेंस में फटाफट देख के सिर्फ एडजस्टमेंट पार्ट करेंगे, कुछ सम्स को हम फुल फ्लेजेड सॉल्व करेंगे. बिकॉज एक बड़ा लेंथी सम करने में इसके 40 to 45 मिनट्स चला जाता है. तो कीपिंग दैट इन माइंड विल सी कि उस टाइम पे हमें इसको कैसे करना है. चलो फिलहाल सेशन को एंड करती हूँ. मिलते हैं हम अगले सेशन पे जहां हम इसकी पूरी प्रैक्टिस लेंगे. थैंक यू सो मच बच्चों.